सो हेलो एवरीवन। और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 12 ज्योमेट्री का। और लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम कुछ नए आर्टिकल अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल आता है, आर्टिकल क्या, इसको हम कंडीशन कहते हैं। कि ये हमारी कंडीशन होती है जब हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस को का आर्टिकल है ये। तो चलिए बस हमको कंडीशन ही याद करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमारी कंडीशन। आपको एक और चीज ध्यान रख लेनी है, यहाँ पे आप इसको कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। टू लाइंस के लिए जब कोप्लेनर होंगी, व्हेन टू लाइंस आर कोप्लेनर, तब भी हमारी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन है, तो उन दो लाइंस की जो इक्वेशन गिवन है वो r इज इक्वल्स टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और r इज इक्वल्स टू सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर है। ठीक, तो उसकी जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन, मतलब अगर ये दो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर दें और इसको अगर हम इक्वेशन 2 कर दें, तो ये दो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस तब होंगी जब हमारा a माइनस सी डॉट प्रोडक्ट विद b क्रॉस d, ये हमारा जीरो आएगा। जब ये हमारा जीरो आएगा तब हमारा क्या होगा, ये होती है हमारी कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर कोप्लेनर। कोई भी दो हमारी जो लाइंस होंगी वो हमारी कोप्लेनर होंगी, तो ये कंडीशंस फॉलो करेंगी वो। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको आप डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहते हैं, ये कुछ इस तरह से है कि मान लेते हैं आपकी कोप्लेनर या फिर इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, जब वो एक प्लेन पे उनको कहीं ना कहीं कोई, जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक, और एक ये लाइन है, तो ये दोनों मतलब अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करें, ये देखिए ऐसे मैं 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पीछे जाके ये लाइन जो है कम हो रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी इन द सेंस मीन्स वो दूर जा रही है। ठीक, ये और ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन भी हमारी जो है कहीं, या आप इस तरह से इसको बनाइए कि ये कहीं यहाँ दूर से आ रही होगी। ठीक, ठीक है, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्लेन जरूर आएगा जहां पे हमारी ये जो लाइन होंगी ये किसी एक प्लेन पे लाई कर रही होंगी। ऐसा अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों, तो 100% कोई ना कोई एक ऐसा प्लेन आएगा। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों चाहे जिस भी एंगल पे इंटरसेक्ट करें, है ना, हमेशा एक ऐसा प्लेन जरूर आएगा जहां पे वो देखिए ये आपका प्लेन आ रहा है जहां पे ये दोनों लाइन लाई कर रही हैं इस प्लेन पे, ठीक, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसा प्लेन 100% आपके पास आएगा जहां पे ये दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कोप्लेनर होंगी, मतलब एक ही प्लेन पे आएंगी। कोई भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यही यहां से लगता है कि मान लीजिए हमारी ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये ए है और ये सी पॉइंट मान लेते हैं। इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है वो हमारी क्या है, डी वेक्टर, और इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है वो हमारी क्या है, बी वेक्टर है। तो यहाँ से
इन दोनों वेक्टर्स का, ये देखिए बी और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कैसे आएगा, ये ऊपर परपेंडिकुलर आएगा इस सरफेस के, ठीक, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। और ए और सी अगर माइनस करेंगे तो ए माइनस सी हमारा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ए माइनस सी यानी कि ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम इस मतलब अगर इस वेक्टर को हम शिफ्ट करें तो ए सी हमारा ऐसे कहीं आ जाएगा, ये वेक्टर ए सी वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेंगे क्योंकि ए सी वेक्टर इस प्लेन में है और ये तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन अगर हम लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए सी वेक्टर का, मतलब ये ए सी वेक्टर का और इसके नॉर्मल का, तो ये हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर इंटरसेक्ट कोप्लेनर लाइंस की, ठीक। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हमारा है कि प्लेन हमारा अगर दो लाइन से पास होके जा रहा है तो क्या होगा, ठीक। वैसे प्लेन अगर आप खुद देखिए, अगर हमारे प्लेन से कोई एक लाइन पास हो रही है, ठीक, एक लाइन पास हो रही है, दो नहीं, देखिए अगर हमारे प्लेन से कोई एक लाइन पास हो रही है तो उससे हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लाइन अगर हमारी प्लेन से पास हो रही है तो हमें इस लाइन का एक पॉइंट पता होगा और इस लाइन के अलावा एक वेक्टर पता होगी बी, और कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं होगी। तो हम यहाँ से केवल अगर एक लाइन हमारी प्लेन पे दी हुई होगी तो वहां से किसी भी कीमत पे हम प्लेन की इक्वेशन तो नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमको ये प्लेन दिया है और दो लाइंस दी हैं, या इस प्लेन पे दो लाइंस दी हैं, तो हम इस प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से अगर दो लाइंस दी होंगी तो ये देखिए, यानी कि यही केस हो जाएगा, दो लाइंस दी हुई हैं प्लेन पे, नॉर्मल वेक्टर हमें निकल जाएगी प्लेन की और प्लेन पे एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो वहां से हम प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं। बट लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने आपको कहा था कि आपको ये सोच के बताना है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हुई प्लेन पे, कोप्लेनर लाइन ये भी है बट ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एक ही प्लेन पे हैं बट पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो अब इस केस में आप नॉर्मल नहीं निकाल पा रहे होंगे, मतलब कुछ लोग निकाल ले रहे होंगे नॉर्मल, ये आपकी लाइन की, मतलब आपको दो लाइन दी हुई है, आपको इसका नॉर्मल फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक। पॉइंट तो आपको पता होगा बट इसका नॉर्मल निकालने में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कैसे, सबसे पहले हम ये वाले केस में हम कैसे प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं और फिर ये वाले केस में। तो इसके लिए यहां तक आपको नोट करना है बस, ये तो मैं समझा रहा था। अब आप हेडिंग डालेंगे प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन लाइंस, या फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं, हाँ, पासिंग थ्रू टू लाइंस, प्लेन पासिंग थ्रू टू लाइंस। चलिए तो हेडिंग रहेगी आपकी प्लेन्स पासिंग थ्रू टू लाइंस, जब हमारा प्लेन दो लाइन से होके पास करेगा। तो सबसे पहला केस आता है, यहां पे लिखेंगे केस फर्स्ट, when lines are intersecting, जब लाइन हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन से होगी। तो अभी हमने बताया था ये हमारा प्लेन होगा, ठीक, और ये हमारी मान लेते हैं एक लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन जा रही है, ठीक। इसी प्लेन पे दोनों लाइंस हैं और थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, ठीक, ये आपका प्लेन बन गया। और ये आपकी एक लाइन है प्लेन पे
और ये आपकी दूसरी लाइन है प्लेन पे। ठीक, आपकी ये है आपकी एक उस लाइन की वेक्टर मान लेते हैं। हमारी दो लाइन की इक्वेशन इनको क्या पहले लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल्स टू a प्लस t टाइम्स ऑफ b वेक्टर और r इज इक्वल्स टू c प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ठीक, तो आपकी ये मान लेते हैं आपकी कौन सी वेक्टर है, b वेक्टर है, जो कि इस लाइन के पैरेलल है और यहाँ कहीं पॉइंट है कोई जिसकी पोजीशन वेक्टर a है। और ऐसे ही आपकी ये वेक्टर मान लेते हैं क्या है, ये आपकी d वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कि आपका जिसकी पोजीशन वेक्टर c है। ठीक, तो इन दोनों लाइंस की मदद से ये हमारी लाइन 1 और ये हमारी लाइन 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमारे प्लेन की नॉर्मल हम जान गए हैं कि क्या होगी, इन दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगी a और b का। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस सिंस नहीं, लेट कर लेते हैं, लेट n be the normal vector of our plane। ठीक, देन तो हमारे पास क्या होगा, n डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड n डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, वेक्टर n विल बी इक्वल टू b क्रॉस d। ठीक, यहाँ पे भी आपको लिखना होगा वेयर b and d are नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक, जहां पे b और d क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, और साफ साफ आप देख के बता सकते हो क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर कोलिनियर वेक्टर्स होती b और d तब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होती ही नहीं, ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है ना। तो वो हमारा सेकंड केस होगा, जब b और d हमारे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तब हमारा n इस तरह से, ये हमारा n आएगा ही नहीं इस तरह से। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम नहीं निकाल सकते, तो अभी के लिए तो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, ठीक, अब हमको क्या पता हो गया, हमको हमारे प्लेन की नॉर्मल पता हो गई। अब हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो हम इन दोनों लाइन, जैसे कि ये दोनों लाइन हमारी प्लेन पे लाई कर रही हैं, तो हम इन दो a और c में से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो अब हम आगे लिखेंगे कि एज इक्वेशन 1 and 2 both lies on our plane। दिख रहा होगा आई थिंक ये आपको, हाँ। तो एज इक्वेशन 1 and 2 बोथ लाइज ऑन आवर प्लेन, दोनों जो है हमारी प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक, मतलब कि ये दोनों लाइंस हमारी प्लेन पे लाई कर रही हैं। सो the point A lies on our plane, lies on our plane आप लिख लीजिए, ठीक है ना, lies on ऊपर करके लिख लीजिए our plane। ठीक, तो ये देख लीजिए आप, as equation 1 and 2 both lies on our plane, so the point A lies on our plane। ठीक, फिर अब आप आगे क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमारे, तो we get a point and we get the normal, so equation of our plane will be plane। हमारे प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल क्या है, b क्रॉस d, b क्रॉस d इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा केस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ, तो जहां पे हमारी दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं और एक ही प्लेन पे हैं।
तो चलिए केस 2 डाल देते हैं। When both the lines are parallel। अब देखिए ठीक, तो ये आपका एक प्लेन हमने बनाया है, कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये हमारी एक लाइन है और ये हमारी दो, सॉरी हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दी। ये आपकी एक लाइन है, ठीक, और ये आपकी दूसरी लाइन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए, इसका ये एक पॉइंट होगा, मान लेते हैं ए, और ये जो लाइन होगी इसकी पैरेलल वेक्टर होगी बी, ऐसे इसका पॉइंट होगा सी, और ये जो लाइन होगी ये होगी हमारी वेक्टर डी। तो हम लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो r इज इक्वल्स टू a प्लस t टाइम्स ऑफ वेक्टर b एंड r इज इक्वल्स टू c प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर d, ठीक, वेक्टर d का लैम्डा टाइम्स करके। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें पॉइंट पता है, कोई भी एक पॉइंट हम a या c में से उठा लेंगे तो हमारा पॉइंट मिल जाएगा प्लेन पे। हमारा मेन टास्क क्या है यहाँ पे? मेन टास्क ये है कि हम यहाँ से नॉर्मल वेक्टर इसकी निकाल पाए। तो इसकी नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, कोई भी एक पैरेलल वेक्टर ले लीजिए और पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन करने वाली जो हमारी वेक्टर होगी, ये जो हमारी वेक्टर होगी और ये जो हमारी वेक्टर होगी, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रही है और ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर भी नहीं है ना, एक दूसरे के मतलब जो है पैरेलल भी नहीं है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ये वाली वेक्टर क्या आएगी, ये वाली वेक्टर एक्चुअल में हमारी आएगी c माइनस ए वेक्टर आएगी, ठीक, और ये हमारी क्या है, वेक्टर b है। तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जो है प्लेन का नॉर्मल दे देगा। ये हमारी प्लेन का नॉर्मल हमको मिल जाएगा यहाँ पे, इसके वजह से। तो हम ये यहाँ से नॉर्मल अपना निकालेंगे प्लेन का, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम द फिगर, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर। फिगर से हमको क्या मिला, a माइनस सी, वेक्टर a माइनस सी, ठीक, एंड वेक्टर b are on our plane, are lies on our plane, lies on our हमारे प्लेन पे लाई कर रहा होगा, एंड ए बी वेक्टर ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए, कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे भले ये वाली वेक्टर हो ए माइनस सी हो चाहे सी माइनस ए हो, कोई फर्क नहीं, वो दोनों हमारी प्लेन पे ही लाई करेगा, ठीक। एंड वेक्टर बी आर लाइज ऑन आवर प्लेन, ठीक है ना, बोथ वेक्टर्स लाइज ऑन आवर प्लेन। सो यहाँ पे केवल लाइज होगा, वेक्टर ए माइनस सी एंड बी लाइज ऑन आवर प्लेन। सो एंड दे आर, हाँ एंड होगा यहाँ पे, प्लेन एंड they are
नॉन कोलिनियर, they are non collinear vectors ठीक, ये हमारी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं. सो वी हैव द नॉर्मल वेक्टर ऑफ आवर प्लेन एज हमारी प्लेन की जो नॉर्मल वेक्टर होगी वो किस तरह से होगी, तो वो होगी हमारी n विल बी इक्वल टू a माइनस सी क्रॉस विथ b. ये आपको पता लगा कि कैसे आया. नॉर्मल वेक्टर हमारी क्या होगी, b और a माइनस सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक, प्लेन का. अब हमको नॉर्मल वेक्टर मिल गई, कोई भी हम इसमें से या इसमें से एक पॉइंट उठा लेंगे, ठीक. तो अब क्या, अब हमारा प्लेन की इक्वेशन आ गई. तो यहां से फिर हम अब लिखते हैं so equation of our plane will be हमारे प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, r माइनस ए ले लेते हैं, r माइनस कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक. अगर आपका मन हो तो आप वहां लिख सकते हो कि एज पॉइंट ए या फिर एज लाइन 1 and 2 लाइज ऑन आवर प्लेन. So point A also lies on our plane. Then the equation of our plane will be r minus a dot product with normal vector क्या है, a minus c cross product with b is equals to 0. तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक. ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई. और अगला टॉपिक जो है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. और अब इसके बाद जो आता है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है हमारा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए प्लेन. कि किसी भी लाइन की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारे किसी भी प्लेन पे क्या होती है. तो चलिए डायग्राम के पहले आपको समझाएंगे डायग्राम की मदद से कि हमारी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होती क्या है किसी भी लाइन की किसी प्लेन पे, ठीक. और फिर उसको निकालते कैसे हैं, ठीक. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अब चलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे. तो अब हेडिंग डालते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अ प्लेन, ठीक. किसी लाइन की किसी प्लेन पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. तो हम सबसे पहले देखिए लेके चलते हैं. मान लेते हैं ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक. इस तरह से हमारा कोई प्लेन जो है गया है, ठीक. ये हमारा कोई एक प्लेन है और हमारी लाइन कोई एक ऐसी लाइन जा रही है यहां से जो कि इस प्लेन के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना. ठीक, आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है हमारी ये इस प्लेन के पैरेलल नहीं है, ठीक. अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पे खड़े होकर टॉर्च मारें, ठीक,
यहाँ पे खड़े होके अगर हम टॉर्च मारें तो इस लाइन की जो परछाई हमारे प्लेन पे बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, है ना। इस लाइन की जो परछाई हमारे प्लेन पे पड़ेगी वो हमारी क्या होगी, वो कुछ इस तरह से हमारी एक लाइन ही होगी जो कि हमारे प्लेन पे बन रही होगी। इस लाइन की जो हमारी परछाई होगी, ठीक। तो ये परछाई ही हमारी क्या होती है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होती है इस लाइन का इस प्लेन पे, ठीक। समझ में आया आपको? फिर से, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, किसी भी लाइन का किसी प्लेन में। जरूरी नहीं है ये प्लेन यहाँ हो सकता हो ये प्लेन हमारा यहाँ होता है ऐसे, है ना। किसी भी प्लेन पे, ये प्लेन हमारा ऐसे गया हो कोई, ठीक। अब अगर आप इसकी परछाई आप यहां से टॉर्च मारो तो इसकी जो परछाई बनेगी प्लेन पे वो कुछ इस तरह से होके जाएगी, ठीक। तो ये जो परछाई आ रही है, ठीक है ना, किसी भी प्लेन पे जो परछाई आ रही है वो एक लाइन हो जाती है और वही लाइन जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहलाती है किसी भी लाइन का किसी प्लेन पे। तो हम नीचे वाली मिटा देते हैं, अभी एक ही आप कंसीडर करिए, ठीक। तो ये आपकी क्या होती है, ऑर्थोगोनल। अब हमको क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए प्लेन। ये तो क्लियर हो गया कि हमारी किसी भी लाइन की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसी प्लेन पे क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक। हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमको इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ठीक। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, r डॉट n प्लस टी इज इक्वल टू 0। आई थिंक वो आ रहा है, आ रहा है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू a प्लस टी टाइम्स ऑफ b, ठीक। ये है हमारी लाइन की इक्वेशन, वो है हमारी प्लेन की इक्वेशन। हमको क्या निकालनी है, इस ये जो हमारी लाइन है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, पहली बात, इस लाइन की इक्वेशन हम किस फॉर्मेट में निकालेंगे, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालेंगे। ये जो हमारी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वाली लाइन आई है या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है जो इस लाइन का, वो हमारे किस फॉर्म में निकलेगी, वो लाइन वो हमारी होगी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म कैसा होता है हमारा, जिसमें हम किसी भी लाइन को दो प्लेन के इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी हुई लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाला प्लेन ले लें, जो प्लेन हमारा ये वाली लाइन कंटेन किया हुआ है, ठीक। अगर हम ये वाला प्लेन ले लेते हैं, ठीक। अगर हम ये वाला प्लेन ले लेते हैं जो कि हमारी ये लाइन कंटेन किया हुआ है, तो हमारी ये जो लाइन है, ये जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम जिसको कह रहे हैं, ये जो हमारी लाइन है ना, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी इस प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन होगा। ध्यान से देखिए आप, है ना, ये वाली जो हमारी लाइन होगी ये हमारी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करी जा सकती है, इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से, ठीक। तो अब हमको करना क्या है, ये प्लेन का तो हमको इक्वेशन पता ही है पहले से, बस हमको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उन दोनों प्लेन की इक्वेशंस को एक साथ रख देंगे तो वो हमारी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म आ जाएगी और उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए प्लेन, ठीक। एग्जाम में आपको हमेशा जब भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालने को आएगा किसी भी लाइन का किसी भी प्लेन पे, तो आपको हमेशा उसको नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में ही निकालना है, ठीक। और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में ही निकाल के लिख देना। अब ये मत करिएगा कि नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म निकालने के बाद आप उसको सिमेट्रिकल या पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे, वो टाइम वेस्ट करेंगे आप। सिंपल, जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना हो, वैसे नहीं बोला गया आज तक, कभी नहीं बोला गया, ठीक। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन
आपको नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालनी है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होती क्या है। आपकी ये जो लाइन है इसकी परछाई जो हमारे इस प्लेन पे बनेगी या फिर इसकी एक प्रोजेक्शन जो होगी। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मतलब होता है कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, है ना। तो हमारी इसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ये देखिए ये सरफेस हमारी कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लेन्स कैसे हैं, हमारे परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसकी जो हमारी प्रोजेक्शन होगी वो हमारी कैसी होगी, एक लाइन के फॉर्म में होगी। और वो लाइन की अगर हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है तो हम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए हमको जो दो प्लेन चाहिए, एक प्लेन हमारा गिवन प्लेन हो जाएगा, दूसरा प्लेन हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। ये दूसरा प्लेन हमारा कैसा प्लेन होगा, ये वो प्लेन होगा जो हमारे गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर हो और हमारी लाइन, हमारी जो गिवन लाइन है उसको कंटेन करे, ठीक। ये कैसा प्लेन होगा, ऐसा प्लेन होगा जो हमारे गिवन लाइन को कंटेन करता हो और हमारे गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक। ऑर्थोगोनल प्लेन, अरे ऑर्थोगोनल प्लेन कह रहा हूं, ये हमारा जो प्लेन होगा, मतलब कि जो हमारा पहला प्लेन तो गिवन है, जो दूसरा प्लेन होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, जो हमारी लाइन को कंटेन किया हो और हमारे गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक। चलिए, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है और इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। अब मेन सवाल ये आता है कि हम इस प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये लाइन की इक्वेशन दी है, यानी कि ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ कहीं पॉइंट ए हमको दिया है, ठीक है ना। मानते हैं कोई पॉइंट ए होगा हमारी लाइन पे, मार्कर को थोड़ी सी इंक कर दूं, तब तक आप इसको डायग्राम बना लीजिए। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमारा ये एक ए पॉइंट हमारा पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी नॉर्मल वेक्टर निकालनी। एक पॉइंट तो हमको पहले से हमारे प्लेन पे गिवन है, इसकी नॉर्मल वेक्टर निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगी, इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगी, इसको हम एन, एन से है ना वो वेक्टर, तो एन से होगी, ठीक, ये होगी। और इस लाइन की पैरेलल वेक्टर कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक। इसकी नॉर्मल वेक्टर और इसकी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेंगे, इसकी नॉर्मल वेक्टर अगर हम आगे बढ़ा के यहां करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रही ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा, हमारी जो प्लेन है, जो रिक्वायर्ड, मतलब जो प्लेन की इक्वेशन हमको चाहिए उसकी नॉर्मल वेक्टर दे देगा, उसको हम n1 से डिनोट करते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आया इसकी नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगी। एक पॉइंट हमको तो पता ही है, ठीक। इसकी जो नॉर्मल वेक्टर है और इसकी जो पैरेलल वेक्टर है, इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का, ये देखिए इसका और इस वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारा क्या आएगा, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे, या फिर नॉर्मल वेक्टर आ जाएगी इस प्लेन की, ठीक। जब इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर आ गई, इस प्लेन का एक पॉइंट पता है, तो हम आराम से जो है इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर इस प्लेन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी, इस प्लेन की इक्वेशन हमको गिवन होगी, ठीक। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ जाएगी किसी भी लाइन की किसी प्लेन पे, ठीक। तो चलिए अब इसको आपको लिख के अच्छे से दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको गिवन क्या क्या है,
आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन आपको क्या गिवन है, आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, आपकी लाइन की इक्वेशन क्या है, ए आर इज इक्वल्स टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी, ठीक। ये आपकी लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक। अब जैसे ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है और ये आपकी लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, नाउ वी नीड टू फाइंड, देखो द ऑर्थोगोनल projection of line 2 is the line, ठीक है ना, is the line of the orthogonal projection of the line 2 on the plane 1 ठीक। The orthogonal projection of the line 2 on the plane 1 is the line, बात तो यहाँ रहेगा ही, is the line of intersection of plane 1 with is a line of intersection of the plane 1 with the plane containing the line 2 the line and perpendicular to the plane 1, ठीक। ये आपको लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्लेन, सो द इक्वेशन of our required plane will be, ठीक। ये आप इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे the normal of our plane is, let n1 be the normal of our plane, ठीक है ना। हमारे प्लेन का नॉर्मल हम मान लेते हैं n1 है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए, तो इसको रफ करें, आगे बढ़ें, ठीक। नॉर्मल ऑफ आवर प्लेन चलिए, n1 be the normal of our plane, then n1 cross, then n1 dot product with n will be equal to 0, ठीक।
and n1 डॉट प्रोडक्ट विथ b इज इक्वल टू 0। ठीक, ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे सिंस n1 n and b are non-collinear vectors, since n1 and n and b are non-collinear vectors, then जैसे कि n और b हमारा क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज n and b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन n1 विल बी इक्वल टू n क्रॉस b। n क्रॉस b हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक, इसको हम रब कर दे रहे हैं। चलिए, ठीक, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। फिर यहां से लिखेंगे एज वी हैव ए पॉइंट ऑन आवर प्लेन एज ए, फिर यहाँ ब्रैकेट में आप या तो अगर अपने को मतलब नोट्स में बाद में रिवीजन के लिए लिखना तो लिख लीजिए। ठीक, as we have a point on our plane as a, the line 2 lies on our plane, the line 2 lies on our plane, यहाँ रीजन लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। ठीक, सो इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन विल बी, हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी था, r माइनस ए डॉट एन, n1 क्या है हमारा, n क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0। सो फिर लिखेंगे आपको अपने ये वाले प्लेन की इक्वेशन पता लग गई। ठीक, ये वाले प्लेन की इक्वेशन आपको पता है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, जो कि क्या होगी, हमारी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगी हमारी लाइन 2 की। ठीक, तो चलिए यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ और अब आगे लिखते हैं हम। देन द इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, देन द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन 2 ऑन प्लेन 1, ठीक है ना, इज, हमारी लाइन 2 की लाइन प्लेन 1 पे हमारी जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी, r माइनस ए डॉट विथ n क्रॉस रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट विथ n क्रॉस b, ठीक, इज इक्वल्स टू 0 कॉमा, और दूसरा क्या होगा हमारे प्लेन की इक्वेशन वही है, वो गिवन है, r डॉट n प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए प्लेन। तो ये आपकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे देख सकता हूं।
तो आज के जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कराएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो आई थिंक आपको आज के जितने भी आर्टिकल होंगे ये सारे समझ में आए होंगे, ठीक। और इस पे बेस्ड अब 4.3 एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। और इसके बाद आपका स्क्यू लाइंस का टॉपिक बचेगा। आई थिंक 3 या शायद क्वेश्चंस की अब ज़्यादा कराने पड़ेंगे, अब टॉपिक्स कम रहे हैं और क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो आई थिंक 4 लेक्चर शायद लग सकता है, ठीक। तो इस और 4 लेक्चर के बाद आपका जो है पूरा स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे अपने यूनिट 1 की तरफ जो कि हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ गुड डे।